हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंदना स्टडी क्लासेस। मैं आपकी दोस्त वंदना और आज हम करने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान व शिक्षण विधियाँ। मतलब आज हम साइकोलॉजी में रिवीजन करने वाले हैं। ये 30 क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। तो चलिए फटाफट रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में किसका अध्ययन किया जाता है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में किसका अध्ययन किया जाता है? अचेतन मन का, चेतन मन का, समाज का या उपरोक्त सभी का। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो दिया है ये हम सभी जानते हैं, ये दिया है सिगमंड फ्रायड ने। ये ध्यान रखिएगा, सिगमंड फ्रायड ने। और इन्होंने किस पर जोर दिया था? इन्होंने जो जोर दिया था वो दिया था अचेतन मन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर ने अधिगम संबंधी प्रयोग किए हैं। कोहलर ने जो है अधिगम संबंधी प्रयोग किए हैं कुत्ते पर, बिल्ली पर, चिंपैंजी पर, चूहे पर। कोहलर ने जो अधिगम का सिद्धांत दिया है वो कौन सा दिया है? वो सूझ का सिद्धांत दिया है। सूझ का सिद्धांत, इसे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। और ये किस पर इसने प्रयोग किया था? तो ये किया था इन्होंने चिंपैंजी पर। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, कार्यसूचक क्रिया परिभाषित करना किस उद्देश्य से संबंधित है? कार्यसूचक क्रिया परिभाषित करना किस उद्देश्य संबंधित है? तो ये संबंधित है ज्ञान से। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम प्रयोग में लेना चाहिए? निम्नलिखित में से अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम उपयोग में लेना चाहिए? कम से कम उपयोग में, ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट है मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति, ये तो सही है। कार्यविधि को रोचक बनाना, ये भी सही है। पुरस्कार या बच्चों को अनुभव से जोड़ना, तो कम से कम उपयोग में लेना चाहिए पुरस्कार। मतलब आप बच्चे को मोटिवेट करने के लिए अगर हर समय उपहार देंगे, पुरस्कार देंगे, तो फिर उसे उसकी आदत पड़ जाएगी। फिर आप जब उसे पुरस्कार नहीं देंगे तो मोटिवेट नहीं होगा। इसलिए पुरस्कार को कम से कम उपयोग में लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मक पक्ष और स्थलाकृति पक्ष का अध्ययन किया है? ये इम्पॉर्टेंट है। ये जो सिद्धांत है ये मैंने डिटेल में इसकी वीडियो बना रखी है, एक्सप्लेन कर रखा है बिल्कुल डिटेल में। ये सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत है और सिगमंड फ्रायड के मैंने सभी सिद्धांत बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करके पढ़ा रखे हैं। मैं उस वीडियो की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं। तो किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व का स्थलाकृति पक्ष और गत्यात्मक पक्ष का अध्ययन किया है? तो ये किया था सिगमंड फ्रायड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक क्रिकेट एकेडमी में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है। क्रिकेट एकेडमी में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह एक दिन बहुत बड़ा खिलाड़ी बन सके। वह बालक किस रूप से अभिप्रेरित है? व्यक्तिगत अभिप्रेरित, आंतरिक, बाहरी अनुभव। एक बालक अगर दिन रात मेहनत कर रहा है ये सोच के कि वो एक दिन बहुत बड़ा खिलाड़ी बनेगा, तो वो किस तरह से मोटिवेट है? व्यक्तिगत रूप से, आंतरिक रूप से, बाहरी रूप से, अनुभव रूप से। एक बालक जब कोई भी बालक हो या कोई भी व्यक्ति हो, जब वो खुद से मेहनत करता है, मतलब बिना किसी के मोटिवेट किए, तो मतलब वो आंतरिक रूप से अपने आप से ही मोटिवेट है, अभिप्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वे प्रक्रिया जिसमें संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है? पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वे प्रक्रिया जिसमें संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है? समायोजन, स्कीमा, प्रत्यक्षण या समावेश। संशोधित किया जाता है तो ये होती है समायोजन, जब एडजस्टमेंट किया जाता है। जब व्यक्ति असफलता, पीड़ा, दुख को बलपूर्वक बोलने का प्रयास करता है तो इसे कहते हैं। जब कोई व्यक्ति असफलता को, अपनी पीड़ा को, दुख का बहुत बलपूर्वक बोलने का प्रयास करता है तो इसे क्या कहते हैं? प्रक्षेपण, तादात्म्यकरण, दमन या प्रत्यागमन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दमन। एलेक्सिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता या बोलने की अक्षमता। तो एलेक्सिया जो है वो है सीखने की अक्षमता।
अगर पढ़ने की अक्षमता पूछा जाए, पढ़ने की अक्षमता, तो ये हो जाएगा डिसलेक्सिया। और अगर लिखने की अक्षमता पूछा जाए तो वो हो जाएगा डिस्ग्राफिया। ये ध्यान रखिएगा। यह विचार कि विकास किसी भी अवस्था में बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है। यह विचार कि विकास की किसी भी अवस्था में बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है, किसका है? एक परिभाषा है ये बालक की अवस्थाओं के ऊपर कि विकास की किसी भी अवस्था में बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है। यह किसका है? तो 10वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? जेरोम ब्रूनर, रॉबर्ट गेने, जीन पियाजे और प्रोक्सेबी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये किसने कहा था? ये कहा था जेरोम ब्रूनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? राजनीतिक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, विकृत मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है या नहीं आता है राजनीतिक मनोविज्ञान। समाजविधि विधि के द्वारा अध्ययन किया जाता है। समाजविधि विधि में किसका अध्ययन किया जाता है? ये पूछा गया है इसमें। समाजविधि विधि में किसका अध्ययन किया गया है? बालक की विकास की अवस्थाओं का, बालक की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का, समूह की संरचना का या बालक के अनुभव का। समाजविधि विधि किसके द्वारा दी गई है? ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा किसके द्वारा दी गई है। ये मैंने करवाया हुआ है। तो इसमें विधि में जो अध्ययन किया जाता है वो कहता है समूह की, पूरे समूह बना के उसकी संरचना का अनुभव किया जाता है। नेक्स्ट है वह विधि जिसमें समूह का अध्ययन, वह विधि जिसमें समूह का अध्ययन, वह विधि जिसमें समूह का अध्ययन भिन्न भिन्न समय पर उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तन के आधार पर किया जाता है। वह विधि जिसमें एक समूह का जो अध्ययन है उस भिन्न भिन्न समय पर, अलग अलग समय पर उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर किया जाता है। यह कौन सी विधि है? साक्षात्कार विधि, अवलोकन विधि, प्रश्नावली विधि या कालानुक्रमित विधि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवलोकन विधि। जो बच्चे का अलग अलग समय पर अवलोकन किया जाता है, निरीक्षण भी कहते हैं इसको, तो ये अवलोकन विधि कहलाती है। नेक्स्ट है 40 नंबर का क्वेश्चन, विकासात्मक विधि द्वारा अध्ययन किया जाता है। विकासात्मक विधि द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है? समूह की संरचनाओं का, बालक की विकास की अवस्थाओं का, बालक के अनुभव का या उपरोक्त सभी का। तो पहला ये बताइए कि विकासात्मक विधि किसके द्वारा दी गई है? ये दी गई है जीन पियाजे के, इसे संज्ञानात्मक भी कहते हैं। संज्ञानात्मक विधि जीन पियाजे के द्वारा दी गई है ये। और इसमें क्या अध्ययन किया जाता है? तो बालक के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमताओं का विकास करती है। ये कथन है। शिक्षा जो है मनुष्य की अंतर्निहित क्षमताओं का विकास करती है, वो कथन है। किसका कथन है? रविन्द्रनाथ टैगोर का, महात्मा गांधी का, स्वामी विवेकानंद का, स्वामी दयानंद सरस्वती का। तो ये जो कथन होगा ये कहा था किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन किसका है? मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, किसने कहा था? ये वाटसन ने, जेरोम ब्रूनर ने, स्किनर ने, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कहा था मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये कहा था वाटसन ने। ये ध्यान रखिएगा आप। व्यक्ति इतिहास विधि या निदानात्मक विधि के प्रतिपादक है। व्यक्ति इतिहास, इसको केस स्टडी मेथड कहते हैं, इसको निदानात्मक विधि भी कहते हैं। इसके प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक, टाइडमैन, जेरोम ब्रूनर, आसुबेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टाइडमैन। विधियों से जो है एक से दो क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आते हैं कि इस विधि के प्रतिपादक कौन है या इस विधि के जनक कौन है। तो मैंने शिक्षण विधियों के नाम से वीडियो बनाई हुई है जिसमें सभी शिक्षण विधियाँ और उनके प्रतिपादक एक्सप्लेन किए हुए हैं। एक ही वीडियो में सब कुछ मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगी, आप चाहे तो वो वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है, आकाश तथा धरती की सभी वस्तुएं मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती हैं। यह किसकी परिभाषा है? आकाश तथा धरती की, मतलब आकाश से लेकर धरती तक सब कुछ मनोविज्ञान के अंदर ही आता है। यह किसने कहा था? फ्रॉबेल ने, सुकरात ने, विलियम जेम्स ने या क्रो एंड क्रो ने? तो ये कहा था विलियम जेम्स ने। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है कि बच्चा एक पुस्तक की तरह है जिसकी प्रत्येक पृष्ठ का अध्ययन अध्यापक को करना है। यह कथन किसने कहा था कि बच्चा एक पुस्तक की तरह होता है जिसके प्रत्येक पेज का, प्रत्येक पृष्ठ का अध्ययन अध्यापक को करना होता है? वाटसन ने, ओशो ने, रूसो ने, सुकरात ने? तो ये किसने कहा था? ये कहा था
रूसो नहीं, ये ध्यान रखिएगा। आज के जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चनों का लेवल बहुत अच्छा है। आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कैसे लगे आपको और आपके कितने आंसर सही हुए। जर्मनी के विलियम वुंट जाने जाते हैं, ये किस लिए जाने जाते हैं, मतलब किस लिए प्रसिद्ध हैं ये? अधिगम सिद्धांत पर कार्य करने के लिए, कंप्यूटर के क्षेत्र में विकास करने के लिए, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो ये सभी जानते हो बहुत फेमस हैं, ये जर्मनी के विलियम वुंट हैं, ये फेमस हैं जर्मनी के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए। वह अवस्था जब बालक तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। ये पियाजे के सिद्धांत से क्वेश्चन है। ये वह अवस्था जब बालक तार्किक रूप से, मतलब तर्क देकर किसी वस्तुओं और किसी घटनाओं के बारे में चिंतन सोचना प्रारंभ कर देता है। तो वह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था, संवेदीगामक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था। और इसकी एज क्या होती है? तो ये होती है 7 से 11 वर्ष। नेक्स्ट है पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है? पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, स्किनर ने, कोहलर ने। तो ये सभी जानते हैं कि पुनर्बलन का सिद्धांत जो दिया है ये दिया है स्किनर ने। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है गेस्टाल्ट का क्या अर्थ है? गेस्टाल्ट का या गेस्टाल्टवादी, इसका क्या अर्थ है? संज्ञान, पूर्णाकार, अनुबंधन या निराकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्णाकार। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? पूर्णाकार। यानी गेस्टाल्टवादी का कहना होता है कि कोई भी चीज़ हो बच्चे को पूर्ण रूप से सिखाओ और फिर अंश में सिखाओ। मतलब आप किसी पेड़ के बारे में बता रहे हैं बच्चे को, तो पहले आप उसके पार्ट्स मत बताइए, पहले आप पूरा पेड़ दिखाइए बच्चे को और बताइए कि ये पेड़ होता है। जब बच्चा पेड़ जानने लगे, पहचानने लगे, तो फिर उसके पार्ट सिखाइए। तो मतलब पूर्ण से अंश की ओर, ये गेस्टाल्टवादी का सिद्धांत है। गेस्टाल्टवादी पूछा जाए कौन कौन थे, तो गेस्टाल्टवादी 4 थे: कोहलर, कॉफका, वर्दीमर और कुर्तलेविन। किस अवस्था में बालक अपने समवयस्क समूह के सदस्य के प्रति सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? मतलब पूछा गया है कि किस अवस्था में बालक जो है अपने समवयस्क, अपने जैसों के जो समूह होता है उसका सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 24 का ही होता है, बाल्यावस्था में हो जाते हैं। प्राय विद्यार्थियों की त्रुटियां किस और संकेत करती हैं? प्राय विद्यार्थियां त्रुटियां करते हैं, गलतियां करते हैं, वो किस और संकेत करती हैं? पहला है यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है, दूसरा है वह कैसे सीखते हैं, थर्ड है शिक्षार्थियों का सामाजिक व आर्थिक स्तर कैसा है, और चौथा है सीखने की अनुपस्थिति। तो त्रुटियां जो हैं वो संकेत करती हैं कि बच्चा किस तरह सीख रहा है। नेक्स्ट है दैनिक पाठ योजना का आधार है। दैनिक पाठ योजना का आधार क्या है? वार्षिक योजना, मासिक योजना, इकाई योजना, इनमें से कोई नहीं। तो दैनिक पाठ योजना का आधार है, ये होता है इकाई योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकाई योजना का दोष क्या है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इकाई योजना किसके द्वारा दी गई हुई है, किसका सिद्धांत है ये? इसके दोष क्या है? शिक्षण की रूपरेखा प्रभावी ढंग से तैयार होती है, तो सही है। इसमें समय अधिक लगता है, वस्तुओं का संगठन क्रमबद्ध तरीके से होता है और इसमें ज्ञान को एक पूर्ण इकाई के रूप में रखा जाता है। तो इसका दोष यही होगा कि इसमें समय अधिक लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय, उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? मतलब बच्चे की लेखन क्षमता आप चेक कर रहे हैं तो आप किस बिंदु को, किस पॉइंट को अधिक महत्वपूर्ण महत्व देंगे? मिश्रित वाक्य संरचना, बच्चे की वाक्य संरचना कैसी है, इसको? तत्सम शब्दावली, मतलब बच्चे ने तत्सम शब्द कैसे लिखे हैं, इसको महत्व देंगे। विचारों की मौलिकता को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा वो होगा बच्चे विचारों की मौलिकता, मतलब बच्चे किस तरह के विचार प्रकट कर रहा है। नेक्स्ट 29 का रचनात्मक आकलन का सबसे सही तरीका है। रचनात्मक आकलन जो है, असेसमेंट, क्रिएटिव असेसमेंट जो होता है, सबसे तरीका क्या है? कहानी पढ़कर कोई 3 मिश्रित वाक्य छांटो, कहानी पढ़कर कोई 5 मुहावरे बताओ, कहानी पढ़कर प्रश्न बनाओ, या कहानी पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा कहानी पढ़कर प्रश्न बनाओ, क्योंकि ये
रचनात्मक मतलब क्रिएटिविटी के बारे में पूछ रहा है। क्रिएटिविटी तब होगी जब कहानी पढ़कर बच्चा खुद से कुछ क्वेश्चन बनाएगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निगमन विधि का उपयोग करने का तात्पर्य क्या है? निगमन विधि का उपयोग करने का क्या तात्पर्य है? मानसिक क्षमता तैयार करना, सूत्रों का प्रयोग करना, सूत्रों की स्थापना करना या वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। तो इसका प्रयोग हो जाएगा सूत्रों का प्रयोग करना। निगमन विधि का मतलब ही यही होता है कि सूत्र से उदाहरण की ओर, मतलब सूत्र से उदाहरण की ओर। और ये जो है निगमन विधि ये किस में गणित यूज़ की जाती है? ज़्यादातर ये गणित में और विज्ञान में यूज़ की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अच्छी ना लगे तो लाइक मत कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। और अगर आप किसी टॉपिक से किसी टॉपिक में किसी सब्जेक्ट में कोई टॉपिक डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियोज़ के ऊपर उस टॉपिक पे लेके आऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।